Assalamu alaikum. We had started March 2022 पेपर 22. ये मार्च का पेपर है. पिछली क्लास में हमने शुरू करा था. इसका थ्रेशोल्ड है 40 आउट ऑफ 60 और हमने पिछली क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करे थे. हमने क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया था और फिर टाइम खत्म हो गया था क्लास का. A child moves down a long slide as shown. Inclined plane है. The child moves from rest at the top end x of the slide. An average resistive force of 76 Newton opposes the motion of the child as they move to the lower end y of the slide. The kinetic energy of the child at y is 300 joule. The decrease in gravitational potential energy of the child as it moves from x to y is 3200 joule. Determine the ratio. हमने काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बनाया था इंक्लाइन प्लेन पर. ये इसकी स्लोप से नीचे आ रहा है. यूज द आंसर इन पार्ट ए. Calculate the ratio speed of the child at y when the resistive force is 76. और अगर दूसरे केस में नीचे अगर रेजिस्टिव फोर्स हो ही ना. अच्छा, इसमें पहले आप ये समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रेशियो आपको पहले एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा. ये वही है जो मैं आपको बताता हूं ना, द फॉर्मूला विच इज कॉल्ड द रेशियो फॉर्मूला. अब ये ऐसे है ना. अब एक मर्तबा इस फॉर्मूला को समझो तो 1 के साथ लिख लो. एक मर्तबा इस फॉर्मूला को 1 के साथ लिख लो और दूसरी मर्तबा इसको 2 के साथ लिख लो. मैं इसकी रेशियो आपको बनाकर दिखा रहा हूं. मास तो चेंज नहीं हो रहा. देखो ऐसे बन गया ना. जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही या नहीं हो सकती उसको आप कैंसिल आउट कर दो. ये भी आदत डालनी होगी कि whenever you are solving a question, so try to improve the presentation. पार्टीशन करो, फॉर्मूला लिखो, रीअरेंजमेंट शो करो, नीट वर्किंग होनी चाहिए और ज्यादा कैंसिलेशन कोशिश करो कि ना हो. इस पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर दो. हमने रेशियो बना ली. अब इसमें वो कह रहे हैं कि वैल्यूज ना पिछले पार्ट से ले लो. रेशियो आई थी 3/32. काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आया था 3/32. चलो अब ये कैलकुलेट करके मुझे दो.
0.054। हाँ, 0.306, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। डबल चेक कर लो, देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन आंसर्स। डबल चेक कर लो, अंडर रूट करके देखो क्या आ रहा है जी। अंडर रूट करना है, याद रखना। डबल चेक कर लो कि 0.054 आ रहा है या 0.306 आ रहा है। अच्छा, 0.306। ओके, मैंने इसको पे टू सिग्निफिकेंट कर दिया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फ्रॉम एक्स टू वाई। कह रहे एक्स टू वाई की जो लेंथ है ना स्लाइड की, वो निकालो। अब ये है तो इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। हमारे पास स्पीड dv है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ये ऊपर तो जीरो से चला था। ये ऊपर जीरो से चला था, टोटल है 3200। या तो वो ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना, फ्रिक्शन भी है, तो इंक्लाइन प्लेन पर एक फॉर्मूला बना लेते हैं एनर्जी ट्रांसफर का। एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है? लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, नीचे आ रहा है ना तो लॉस इन पोटेंशियल होगा। लॉस इन पोटेंशियल होगा तो मैं वो बनाता हूं, लॉस इन पोटेंशियल is equal to gain in kinetic plus work again वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस। लॉस इन पोटेंशियल पूरा नीचे आएगा तो 3200 है, तो मैं इसको कर देता हूं 3200। अब देखो काइनेटिक को कितना मिला, काइनेटिक को मिला है 300। इसको वहां ले जाओ। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मुझे दी हुई है 76 न्यूटन। इसको सॉल्व करके डी निकाल लो।
डी की वैल्यू आए तो बताना। थर्टी 38.1। 38 कर लेते हैं, ठीक है 38 कर लो, चलो 38.1 है ना, तो उसको राउंड करके 38 कर लेते हैं। At end Y of the slide, the child is brought to rest by a board as shown. The spring connects the board to a fixed point. The spring obeys Hooke's law and has a spring constant 63 Newton per meter. ये K की वैल्यू है। The child hits the board so that it moves to the right and compresses the spring. The speed of the child becomes zero when the elastic potential energy of the spring has increased to its maximum value 140 joule. तो अब हमारे पास फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। जो फॉर्मूला लिस्ट है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि असल चीज वही है। यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वो x का मतलब आप कह लो एक्सटेंशन भी हो सकता है, x का मतलब जो है ये वाला, x का मतलब होगा एक्सटेंशन या कंप्रेशन। पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 140, स्प्रिंग कांस्टेंट है 63 और हमें निकालना है x। ये पेपर हमने पिछली क्लास में शुरू करा था और ये हमारी वो ईयरली पेपर्स का काम है। टॉपिकल भी मैं साथ साथ पोस्ट कर रहा हूं। इसमें एक आंसर सजेस्ट हो रहा है 2.1। 2.1 सजेस्ट हो रहा है। अगर आप लोगों के पास आ रहा है तो मुझे बता दो। 2.1 सही है। Calculate the percentage efficiency of the transfer of the kinetic energy of the child to the elastic potential energy of the spring. अब ये जो चाइल्ड के पास काइनेटिक एनर्जी थी वो थी मेरे ख्याल में 300 और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनी है 140। तो एफिशिएंसी इससे बना लेते हैं। काइनेटिक थी 300 और 300 में से 140 बना है, तो एफिशिएंसी जो है उसका फॉर्मूला लिख लो और फिर इसकी एफिशिएंसी बनाओ, साथ साथ वर्किंग जो है वो करके मुझे दो।
47% आ रहा है। The maximum compression of the spring is X naught. On figure 4.3, sketch a graph to show the variation of the elastic potential energy of the spring with its compression X from 0 to X is equal to X naught. कहते हैं numerical values नहीं चाहिए। अब ये देखना सिर्फ ये है कि आपके पास y एक्सिस पे क्या रखना है। y एक्सिस पे है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और x एक्सिस पे है x नॉट। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है EP इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व होगा। मैंने रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को स्केचेस काफी करवाए हैं एंड आई ऑलवेज एम्फेसाइज के देखो जो स्केच होता है उसकी जो इक्वेशन होती है उसको जरूर देखो, क्योंकि उससे बड़ी हेल्प मिलती है। जो लोग मैथ्स ओ लेवल में तो सभी कर चुके हैं। अब ये स्क्वायर फंक्शन बन रहा है, इट्स अ स्क्वायर फंक्शन। अब अगर ये स्क्वायर फंक्शन है तो क्या ये कर्व बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगी? जिनकी मैथ्स की मेमोरी है, आई एम रिमाइंडिंग देम कि देखो ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन की स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, स्क्वायर फंक्शन का कर्व बनता है और वो भी शेप फिक्स होती है। तो मैं अगर उसकी शेप बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे थोड़ा सा अभी भी ये मिसमैनेज हो रहा है, इसको वहां पहुंच जाना चाहिए। हाँ, नाउ इट्स बेटर। तो ये कर्व बनेगा और इसमें मैथमेटिक्स का फायदा है, क्योंकि मैथ्स आपको बताता है कि स्क्वायर फंक्शन का कर्व ऐसे होता है। स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। ये मेमोरी है। स्टेशनरी वेव कैसे बनती है? बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स अब सुपरपोजिशन के लिए जरूरी है कि वेव्स आमने सामने से मीट करें। आपको याद होगा द वे आई हैड टोल्ड कि देखो जैसे ये है एक वेव, ये दूसरी वेव है, दोनों को जोड़ो तो एक बड़ी वेव बन जाती है। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन की एक प्राइमरी कंडीशन ये है कि वेव्स ऑपोजिट मूव कर रही हो।
दूसरी कंडीशन है वेवलेंथ, दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, वरना सुपरपोजिशन का पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि सुपर इम्पोज का मतलब है कि वेव्स बिल्कुल बराबर हों. स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन अ स्टेशनरी वेव बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स. नोड टू नोड जो सेपरेशन होती है, नोड टू नोड जो सेपरेशन होती है वो लैम्डा बाई 2 होती है, हाफ लैम्डा होती है. नोड वो पोजीशन होती है जहां पर पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करता, जीरो वाइब्रेशन होती है. नोड वो पोजीशन होती है जहां वाइब्रेशन नहीं होती बिल्कुल. जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, तो ये नोड है, ये एंटी नोड है और ये नोड है. A motorcycle is traveling at 13 meter per second along a straight road. The rider of the motorcycle sees a pedestrian standing in the road directly ahead and operates a horn to emit a warning sound. The pedestrian hears the warning sound from the horn at a frequency this. ये उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ये वाली, और ये v है. ये मोटरसाइकिल की स्पीड है. इमिटेड बाय द हॉर्न, इसका मतलब है ये आपसे चाह रहे हैं कि आप एफ ऑफ द सोर्स निकालें. ये मेन फॉर्मूला है. अब वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है. तो ये वाला केस होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर. तो डिनोमिनेटर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो डिनोमिनेटर में नंबर छोटा करना होगा. एक आंसर सजेस्ट हो रहा है 520, 521, 522. थ्री सिक्स, अच्छा थ्री सिक्स, हाँ सही है, थ्री सिक्स फिग रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर डेटा जो है वो थ्री सिक्स फिग है.
The motorcycle rider passes the stationary pedestrian and then moves directly away from her. As the rider moves away, he operates the horn for a second time. The pedestrian now hears sound that is increasing in frequency. अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दूर जाते वक्त असूलन तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। अब ये एग्जामिनर जो बात कह रहा है वो आपकी मेमोरी से अगेंस्ट जाएगी। जैसे एएस में होता है, भर के ट्रैप्स बनाते हैं ना, वैसे क्या होता है, थ्योरी तो ये है ना कि जब आप दूर जाते हो, जब आप दूर जाओगे तो असूली तौर पे फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन अब ये कैसे हो रहा है कि उसकी जो हॉर्न तो वही है, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदली होगी ना, जो हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदली, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ कैसे गई? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, उसके लिए आपको वो ऊपर वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा और उसका वो जो वर्जन है ना, जो दूर जाने के लिए इस्तेमाल होता है वो देखना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि उसकी स्पीड वी भी कांस्टेंट है। तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे, वो ये होती है। अब देखो तुम इस बात को समझो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स तो कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो भी कांस्टेंट है। तो फिर सोर्स को क्या करना होगा, ये चाहता ये है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े। ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। अब ये देखो, अब एग्जामिनर चाह रहा है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़े। अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो सोर्स को अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, सोर्स को अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे क्योंकि मेमोरी इसके अगेंस्ट है, और ये कहलाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पीच। इसको समझ के कॉपी कर लो। तो ये एक स्पेशल केस है।
A beam of vertically polarized monochromatic light is incident normally on a polarizing filter. ये टॉपिक 2022 में अपडेट हुआ है और ये प्रॉब्लम कर रहा है काफी लोगों को। वो एक फॉर्मूला है असल में, लेकिन उसमें भी मसला ये है कि उसके पास पेपर नहीं है ना, तो ये पोलराइजेशन है। On a polarizing filter, the filter is positioned with its transmission axis at an angle of 20 degree. To the vertical angle, vertical से दिया हुआ है. The incident light has intensity I naught and the transmitted light has intensity IT. तो अब उसमें क्या होगा कि रेशो निकालनी है एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट. शो योर वर्किंग. ये वो जो मोसेस लॉ कहलाता है, मोलेसिस लॉ जो ये फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा वो I1 अपॉन I2 वाला चक्कर है, तभी एम्पलीट्यूड इन्वॉल्व होगा. एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला जो चैप्टर का बड़ा फेमस है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला. मैंने दोनों फॉर्मूला दोबारा लिख दिए. जो सिंबल इसने दिए हैं वो लगा दें. मेक श्योर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में हो. चलो अब ये करके दो.
पहले I1 अपॉन I2 का बता दो वो कितना आ रहा है, तो आप एम्पलीट्यूड का बता रहे हो ना जायन, पहले क्या आ रहा है वो तो बाद में फिर हम इससे cos 20 का स्क्वायर कितना होता है, 0.833 होता है। अच्छा यार ये चेक कर लो, cos 20 डिग्री क्या 0.833 होता है, ये डबल चेक कर लो। और फिर वो जो फॉर्मूला है दूसरा वाला वो लगा दो। आप कह रहे हो 0.766 है, ये एक मसला हो जाएगा। मैंने वर्किंग करी है, आंसर में कुछ इशू आ रहा है क्योंकि अभी तक आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं बहुत ज्यादा। पॉइंट 94। पहले आपने इंटेंसिटी का रेशियो बनाया, फिर आपने उसको, अब ये नहीं पता ये वाकई 0.833 है या नहीं, तो मैंने फिर एहतियातन ये किया है कि मैंने ये वाला स्टेप हटा दिया और उसी को डायरेक्ट वहां ले गया, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएगा और फिर मुझे खाली cos 20 को सॉल्व करना होगा। उसमें एरर जो है ना, जो एरर है वो कम हो रहा है। द फिल्टर इज नाउ रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम। अच्छा ओके गुड, सही है, फिर सही। बहरहाल मैंने अब तो खैर हटा दिया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्क्वायर कैंसिल ही हो रहा है। The filter is now rotated about the direction of the light beam from its starting position shown in the figure. The direction of rotation is such that the angle of the transmission axis to the vertical initially increases. Calculate the minimum angle through which the filter must be rotated so that the intensity of the transmitted light returns to the value it had when the filter was its in starting position. Part 2 पढ़ो। वो चाह रहे हैं कि इतना घुमाया जाए कि वो जो ट्रांसमिशन है वो वापस आ जाए। इस फिल्टर को यहां देख लो, इस फिल्टर को रोटेट कर रहा है, अब वो कह रहे हैं कि
जो स्टार्टिंग पोजीशन है ऊपर दिखाई हुई, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सच दैट द एंगल ऑफ द ट्रांसमिशन एक्सिस टू द वर्टिकल इनिशियली इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि इसने जो घुमाया है इसको, वो ऐसा लग रहा है कि यूं घुमाया, तभी ये वाला एंगल बढ़ेगा 20 से। वो कह रहा हमने इसको ऐसे, इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज टर्न हुआ है। कैलकुलेट द मिनिमम एंगल थ्रू विच द फिल्टर मस्ट बी रोटेटेड so that the intensity of the transmitted light returns to the value that had when the filter was at its starting position। वही जो अभी पोजीशन है इसको इतना घुमाना है कि वही एंगल फिर आ जाए वर्टिकल के साथ। एक आंसर सजेस्ट हो रहा है 140। अब मसला ये है कि इसका कोई रीजन भी चाहिए होगा। दोबारा ये उसी पोजीशन पे आए, मतलब इसको कम से कम कितना घुमाएं कि दूसरी तरफ से भी एंगल 20 आ जाए। अब इसको हमें इमेजिनेशन चाहिए कि हम इसको इतना टर्न करना है। अब मेन चीज तो एंगल ही होता है। अगर आपको वही ट्रांसमिटेड लाइट चाहिए जो आपने अभी ली है, तो ऊपर एंगल 20 है। अगर आप इसको घुमाते हैं तो यू विल लाइक के वही एंगल 20 ही रहे, वापस आए। उतना घुमाएं कि ये जो एंगल 20 है ये उधर से बन जाए। अभी इसका एंगल है 20, तो आप इसको कितना घुमाएंगे कि ये नीचे आके 20 ले ले। मैं इसको बनाता हूं, आप देखिएगा, फिर आपको शायद समझ में आ जाए कि देखो ये यहां आ गया ना, और ये एंगल अगर आ जाए इधर 20, देखो ये 20 आ गया। तो अब आपने जब इसको टर्न किया, तो आपने जो टर्न किया वो ये है, ये आपका टर्निंग है। ये एंगल कितना है? जो लोग मैथ्स लेते हैं, किसी लाइन पर जो टोटल एंगल है, ओ लेवल में पढ़ा था कि टोटल एंगल होता है 180। अगर आपने इधर से ले लिया 20 और इधर से भी ले लिया 20, तो बीच वाला ये वाला जो शेडेड है ये कितना होगा? हाँ, तो ये हो जाएगा 140। ये ऐसे 140 आ रहा है। इसमें वैसे ज्यादा जगह तो नहीं दी हुई, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए सारी वर्किंग करनी पड़ेगी, वरना वो फिर जाहिर है कि अगर आपको इंटेंसिटी वही रखनी है तो फिर लाजमी बात है कि आपको एंगल वही चाहिए होगा जो सरफेस के साथ बने। मैं इसकी एक रफ वर्किंग कर लेता हूं ताकि वो रिकॉर्ड के लिए होगा। इसका एंगल इधर बन रहा था 90। अब अगर आप इसको यहां लाएंगे उसी एंगल पे, तो फिर इंटेंसिटी रिटर्न हो जाएगी।
The ends of a metal resistance wire are connected to a battery of EMF 8 volt and negligible internal resistance. The power dissipated by the resistance wire is 36 watt. Calculate the current in the resistance wire. Power हमें दी हुई है, बैटरी दी हुई है, तो एक फॉर्मूला वो P इज इक्वल टू हमें पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया, तो P इज इक्वल टू VI लगा सकते हैं. फोर पॉइंट फाइव. कैसे 4.5 कैसे आ रहा है? हाँ सही है. The number of free electron that pass through the resistance wire in a time of 50 second. तो उसमें ये होता है कि I is equal to Q upon T होता है. हमारे पास करंट तो आ गया, Q is equal to IT कर लें. Q की जगह रख दें NE is equal to IT और N होगा IT upon E. I की वैल्यू है 4.5 एम्पियर. टाइम हमारे पास है 50 सेकेंड. ये वर्किंग है. अब इसको पहले तो सारे स्टेप शेयर करो. और फिर ये एन की वैल्यू निकाल के दो. सजेस्ट हो रहा है 1.4 इंटू 10 पावर 21. सही है. फिर हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है सवाल में 8 और करंट हमने निकाला है अभी 4.5. उसको रख के रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दो. इसका आंसर सजेस्ट हो रहा है 1.77. उसको आप राउंड कर सकते हो, 1.8 कर दो. The metal of the resistance wire is given at this. The cross determine the length of the wire.
मिलीमीटर होता है, एक 1 मिलीमीटर में होते हैं 1000. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो फिर ये 10 पावर 6 हो जाएगा. रेजिस्टिविटी 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6 है. -0.32 सजेस्ट हो रहा है आंसर, डबल चेक कर लें. सही. The circuit shown in the figure is modified by replacing the original resistance wire with a second resistance wire. The second wire has a greater diameter than the original. There are no other difference between the second wire and the original wire. By reference to the resistance, state and explain whether the power dissipated by the second wire is more than, less than, or the same as the power dissipated by the original. अगर वो देखो, अगर वो डायमीटर बढ़ाएगा तो उससे एरिया बढ़ेगा. जब डायामीटर बढ़ाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा. रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. इसका मतलब है कि जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा. जब करंट बढ़ेगा तो फिर पावर बढ़ जाएगी. इसको एज इट इज आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो. The circuit shown in the figure is modified by connecting a second battery of EMF 8 volt and negligible internal in parallel with the original battery and the original resistance. अब वो दो बैटरियां ले आया है और जब दो बैटरीज पैरेलल में लगती हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट बढ़ता है. Parallel combination of batteries give more current. By reference to the current in the resistance wire, state and explain whether the addition of the second battery causes the power टू डिक्रीज इंक्रीज. जब दो बैटरीज पैरेलल में लगती हैं तो वायर में वही करंट आएगा. सर्किट में ओवरऑल दोनों बैटरीज की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट बढ़ेगा, पावर अपनी जगह सेम रहेगी. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट बढ़ता है, V सेम रहता है, तो जो पावर होगी वो सेम रहेगी. A nucleus of sodium 22 decays by emitting a beta plus particle. A different nucleus is formed. State the name of another lepton. This is produced by the decay. अब ये पूरा मेमोरी वाला क्वेश्चन है. बीटा प्लस में और कौन सा निकलता है पार्टिकल जो है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो. न्यूक्लियन नंबर, प्रोटॉन नंबर, द न्यूक्लियस दैट इज फॉर्म, ये हमेशा से सिंपल है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. हाँ, कि देखो वो जो न्यूक्लियन नंबर है वो तो 22 है. न्यूक्लियन नंबर तो सीधा सीधा बड़ा नंबर होता है. हाँ, प्रोटॉन नंबर जो होता है वो डायरेक्ट लिख सकते हो. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो मांग नहीं रहे आपकी बार, तो वो सीधा सीधा आ जाएगा. The quark composition of a nucleon in the sodium 22 is changed during the decay. ये भी मेमोरी है. जब बीटा प्लस डीके होता है तो क्या चेंज होता है? Baryon consists of quark that are the same flavor type. The change of the baryon
charge of the baryon is minus 2e. In terms of E, the charge of each quark. अब वो तीनों ही सेम है तो तीनों को x कर दे तो खुद ही कह रहे हैं तीन कॉन्सिस्ट ऑफ क्वार्क। बैरियन में 3 क्वार्क्स होते हैं ना, और वो -2e के बराबर है। अच्छा, वो मैंने ऊपर गलती की है। वो बेसिकली गलती ये है कि वो कह रहे हैं कि ऑफ द न्यूक्लियर फॉर्म, सॉरी, बीटा प्लस डीके में मास नंबर तो सेम रहता है, लेकिन बीटा प्लस डीके में जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। सही है, वो ओवरलुक हुआ है, बिल्कुल सही पॉइंट आउट है। स्टेट अ पॉसिबल फ्लेवर टाइप ऑफ द क्वार्क। अब ये कौन हो सकता है, अगर आपने वो शीट याद कर ली है तो कौन सा ऐसा क्वार्क है जिसका चार्ज होता है -2/3? माइनस, अच्छा एंटी चार्म कर लो, एंटी अप, दोनों हो सकते हैं। सॉरी, स्क्रीन का थोड़ा मसला आ रहा है शेयरिंग का। आखिरी आंसर है एंटी अप। आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। हमारा ये पेपर माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अपनी अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। जो लोग स्क्रीन देखना चाह रहे हो वो देख लें, क्लास खत्म है, लेकिन वो आखिर में स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई थी, तो अगर आपको स्क्रीन देखनी हो तो आप देख सकते हो। अल्लाह हाफिज।